हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स। एक है आपका इनहेरिटेंस और दूसरा है पॉलीमॉर्फिज्म। इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्यों आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखना चाहिए और एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन में क्या डिफरेंस है। इफ यू हैव नॉट वॉच दैट, प्लीज उसको देख लीजिए और लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस अमेजिंग वीडियो जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि इनहेरिटेंस क्या है और कैसे हम पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। परफेक्ट। तो सर चालू करते हैं आज का ये सेशन, और इस सेशन में जो पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। अभी तक पिछले वीडियोस में आपने देखा है कि क्या होता है क्लास, उसके बाद आपने देखा कि क्या होता है ऑब्जेक्ट। इन दोनों चीज़ों को हमने समझा था अच्छे तरीके से, और फिर हमने देखा था एब्स्ट्रैक्शन और हमने देखा था इनकैप्सुलेशन। अगर आपको वो सारे कॉन्सेप्ट याद है तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप प्लीज़ कमेंट में लिख दो कि एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन में क्या डिफरेंस है, क्विकली बता दीजिए मुझे। और अब चालू करते हैं आज का टॉपिक, एंड आज का टॉपिक है सबसे पहला इनहेरिटेंस। Inheritance has been derived from the word called as inherit. Inherit का मतलब क्या होता है सर? ये जितने भी प्रिंसिपल्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, ये सब के सब रियल वर्ल्ड से अट्रैक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल इन द रियल वर्ल्ड क्या होता है आपके, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल रियल लाइफ इनहेरिटेंस में, जैसे आपके जो दादाजी ने जो भी चीज़ अपने लाइफ में करी होगी, जो भी प्रॉपर्टीज बनाई होगी, जो भी पैसे कमाए होंगे, वो सारी चीज़ें क्या बन जाती है? अल्टीमेटली इट गोज टू योर पेरेंट्स, राइट? अल्टीमेटली आपके पेरेंट्स ने जो भी चीज़ें लाइफ में कमाएंगी या कमाएंगे वो फिर अल्टीमेटली आपको मिलेगा, राइट? आप जो भी चीज़ करोगे अल्टीमेटली आप जितना यूज़ करोगे वो करोगे, जितनी भी चीज़ें आप बनाओगे वो आपके फिर बच्चे को वो सारी चीज़ें मिलेंगी, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज द इनहेरिटेंस ऑफ वेल्थ और इनहेरिटेंस ऑफ ऑल द थिंग्स विच योर पेरेंट्स हैव अर्न। दैट्स वन। दूसरा, आपने हमेशा ये देखा होगा ये बोलते हुए कि ये बिल्कुल अपने पापा पे गया है, ये अपने पूरे मम्मी पे गई, इनका चेहरा मिलता है अपने पापा मम्मी से। हाउ इज दैट हैपनिंग? बिकॉज यू आर इनहेरिटिंग द क्रोमोसोम्स ट्रेड्स ऑफ योर पेरेंट्स, राइट? अगर रियल वर्ल्ड में इस टाइप की रिलेशनशिप है, इज द रियल वर्ल्ड आई हैव दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप कॉल्ड एज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। अगर मेरे पास रियल वर्ल्ड में हायरार्किकल रिलेशनशिप है तो इस चीज को मुझे किसी तरीके से प्रोग्रामिंग की दुनिया में तो रिप्रेजेंट कराना ही होगा ना। तो जब मैं इस रियल वर्ल्ड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को, हायरार्किकल रिलेशनशिप को प्रोग्रामिंग की दुनिया में रिप्रेजेंट कराने की कोशिश करता हूं तो मैं कॉन्सेप्ट यूज करता हूं इनहेरिटेंस। सिंपल शब्दों में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश हो रही थी, हायरार्किकल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश हो रही होती है। और जैसे रियल वर्ल्ड में आप अपने सारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हो, आपके पिताजी का जो घर है वो आपका भी घर है, जो आपके दादाजी का घर था वही आपके पापा का भी घर है, वो आपका भी घर है, और आपके बच्चे भी उस घर को अपना घर कह सकते हैं। दैट्स द होल मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस। तो सिमिलरली इन द वर्ल्ड ऑफ जावा अगर मैं इनहेरिटेंस की बात करूंगा तो अगर दो क्लासेस है, क्लास 1 एंड देयर इज क्लास 2, तो क्लास 1 और क्लास 2 के बीच में भी मेरे पास पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो सकता है। There could be a parent-child relationship between the two classes in the world of Java or any other object-oriented programming language. अब रियल वर्ल्ड में अगर मैं आपको बोलूं कि दो इंसान हैं और वो मान लो बचपन में ही वो पैदा हुआ, घर से बिछड़ गया, एंड आई वांट टू गो एंड रिलेट कि दोनों लोग एक दूसरे से पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में है या नहीं। कुछ टेस्ट करते हैं ना, क्या टेस्ट करते हैं उसको? उस टेस्ट को कहते हैं डीएनए टेस्ट। तो रियल वर्ल्ड में डीएनए टेस्ट बता देता है कि आप किसके बच्चे हो, आप किसके पेरेंट हो। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को बायोलॉजिकली प्रूव कर देता है। ठीक इसी तरीके से इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की दुनिया में दो क्लासेस एक दूसरे के साथ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, उसके डीएनए टेस्ट के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं इज अ टेस्ट। कहने का मतलब मेरा है कि मान लीजिए दो क्लासेस C1 और C2, अब इन दोनों क्लासेस के बीच में क्या कोई पेरेंट
चाइल्ड रिलेशनशिप हो सकता है, या मैं क्या हूँ इन दोनों के बीच में क्या इनहेरिटेंस हो सकता है। अब लगाने का तो जबरदस्ती लगा ही सकते हो, पर लॉजिकली हो सकता है कि नहीं, इसके लिए हमको पहले टेस्ट करना पड़ता है, इज अ टेस्ट। कहने का मतलब है आप एक क्लास C1 लिखिए और बीच में डाल दीजिए इज अ और C2, और इस क्वेश्चन का आंसर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। अगर आंसर आता है इज अ C2, अगर ये ट्रू है तो मतलब कि C1 कैन बी द child of C2। और अगर इसका मतलब फॉल्स आता है तो भैया C1 कैन नॉट बी द चाइल्ड ऑफ C2। समझ रहे हो आप? एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक मेरा क्लास है डॉग और एक मेरा क्लास है एनिमल, और इस दोनों के बीच में अगर मैंने इज अ टेस्ट डाल दिया, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ट्रू। इसका मतलब ये है कि डॉग कुड बी अ चाइल्ड क्लास ऑफ एनिमल। मैं कह सकता हूं कि डॉग इनहेरिट्स एनिमल, और यहां पे मैं इनहेरिटेंस लगा सकता हूं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं दो क्लासें ले लूं, डॉग इज अ मशीन, आंसर क्या है इसका? अब खुद से पूछो, डॉग इज अ मशीन, इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स? क्या बोलोगे आप बताओ? द आंसर शुड बी फॉल्स हियर। तो अगर डॉग इज अ मशीन फॉल्स है, मतलब कि डॉग कैन नॉट इनहेरिट एनिमल, डॉग कांट इनहेरिट मशीन। तो गोइंग एट, जब भी आपके पास दो क्लासेस हैं उसके बीच में आपके इनहेरिटेंस होगा कि नहीं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होगा नहीं, इसके लिए आप डीएनए टेस्ट प्रोग्रामिंग की दुनिया में अप्लाई करते हो, और वो डीएनए टेस्ट क्या है? दैट टेस्ट इज कॉल्ड एज इज अ टेस्ट, और इज अ टेस्ट करके आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। फेयर ना? मेक सेंस? गुड। नाउ जावा में बात करते हैं कि जावा में इनहेरिटेंस कैसे हो सकता है। तो जावा में आपके पास जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है उसमें दो चीजें होती है। एक बार पेरेंट आपका क्लास हो और चाइल्ड भी आपका क्लास हो, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि पेरेंट आपका इंटरफेस हो और चाइल्ड आपका क्लास हो। तो इस टाइप की पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जावा में एग्जिस्ट करती है। दोनों को ही एग्जाम्पल से देखेंगे। क्लास से क्लास में अगर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है तो यहाँ पे एक यूज वर्ड करते हैं हम लोग, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, अभी एग्जाम्पल हैंड्स ऑन में देखेंगे। और अगर इंटरफेस और क्लास के बीच में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं वर्ड कॉल एज अ इंप्लीमेंट। चलिए हैंड्स ऑन एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरा एक्लिप्स ओपन हो जाए, ठीक है, हो गया। लेट मी डू वन थिंग, लेट मी गो एंड क्रिएट अ न्यू क्लास and we go and call this class as animal. Oops. Let me go and define something called as package as dot inheritance, and inside that let me go and define a class called as animal. Right? Animal has a class, and let's say that animal has a method called as public void 8, and I will say that sys out animal is eating. Fair enough? Okay. एक और मेथड लिख देते हैं, public void sleep, and I want to say that sys out animal is sleeping. और एक दूसरा क्लास बनाते हैं सर, लेट मी गो एंड क्रिएट अ न्यू क्लास, new class, and let me go and call it as dog.
अगर मैं डॉग और एनिमल के बीच में बात करने की कोशिश करूं कि इसके बीच में क्या इनहेरिटेंस हो सकता है, करने के लिए हमने ऑलरेडी देखा है। आप क्या बोलो, आप लेफ्ट में लिखो डॉग, फिर राइट में लिखो एनिमल, और बीच में लगा दो इज अ टेस्ट। अगर इसका आंसर आया ट्रू, मतलब कि इनहेरिटेंस हो सकता है, मतलब डॉग एनिमल कुड बी अ पेरेंट एंड डॉग शुड बी इट्स चाइल्ड, एंड दैट्स व्हाई एनिमल के अंदर में जो भी चीज़ें हैं वो डॉग के पास आ जानी चाहिए। फेयर इनफ। तो मैं यहाँ पे लिख के देखता हूँ। अब डॉग को अगर एनिमल का किड बनाना है, इफ डॉग हैज़ टू बी द चाइल्ड ऑफ द एनिमल, मैं यूज़ करूँगा बिकॉज यहाँ पे क्लास है, तो आई कैन मेक यूज ऑफ अ कीवर्ड कॉल्ड एज एक्सटेंस एनिमल। अब देखो डॉग के अंदर मैंने कोई भी कोड नहीं लिखा है। लेट मी गो एंड डिफाइन अनदर क्लास एंड लेट मी गो एंड कॉल इट एज टेस्ट क्लास, और इसके अंदर में मैंने लिख दिया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args, और यहाँ पे मैंने लिखा डॉग का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, डॉग डी इक्वल्स टू न्यू डॉग। और उसके बाद अगर मैं डी डॉट करता हूँ, आप देखो यहाँ पे ईट मेथड भी आ रहा है, जबकि डॉग के अंदर में कोई ईट मेथड तो था ही नहीं। अगर मैं इसको रन करके देखूँ टेस्ट डॉट जावा को, रन एज जावा एप्लीकेशन, आप देख रहे हो यहाँ पे एनिमल इज ईटिंग प्रिंट हो रहा है। कैसे हो रहा है? बिकॉज एनिमल के अंदर में जो भी मेथड्स था वो सारा कुछ डॉग के अंदर हो गया। ऐसे ही तो रियल लाइफ में भी होता है। आपने कभी भी ये सोचते हो कि पापा की जो चीज़ है वो सिर्फ पापा की ही है? आप ऑलवेज हक जताते हो कि मेरा है, पापा की डिफ़ॉल्ट पैसा मेरा है, पापा का जो घर है वो डिफ़ॉल्ट मेरा घर है, पापा का जो बाइक है वो मेरा डिफ़ॉल्ट बाइक है। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। एनिमल बेचारे जो कि पेरेंट है, उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, राइट, जो भी चीज़ें एनिमल के अंदर में है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस एनिमल क्लास, एनिमल के पास एक मेथड है ईट, एनिमल के पास एक मेथड है स्लीप। जैसे एनिमल का बच्चा बना डॉग, डॉग के पास बाय डिफॉल्ट ये सारी चीज़ें आ गई, ये भी आ गया, ये भी आ गया, और अब डॉग बिना कुछ किए हुए, आप रिलेट कर पा रहे हो? अपने मोटा भाई आनंद अंबानी, वो भी कुछ इनहेरिटेंस का ही प्रोडक्ट है, करेक्ट? सो यहाँ पे अगर आप डॉग की बात करोगे तो डॉग के पास एनिमल का ईट और स्लीप दोनों मेथड आ चुका है। फेयर इनफ, मेक सेंस, कूल। अब अगर आप रियल वर्ल्ड की बात करो तो जब एक बच्चा, एक चाइल्ड कमाता है, वो क्या अपनी सारी कमाई अपने पेरेंट्स को दे देता है? नॉर्मली पेरेंट्स मांगते ही नहीं यार, वो सिर्फ आपको देना जानते हैं, आपसे कभी भी कुछ नहीं लेते। सेम वे अगर डॉग के पास कुछ अगर एक्स्ट्रा मेथड होता, राइट, क्या वो पेरेंट के पास चला जाएगा? लेट्स से टू सी दैट डॉग के अंदर मान लो एक और मेथड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पब्लिक वाइड, एंड आई विल से दैट speak, and I will just this out, and here comes barking. So in this case, if I go and call the animal method, animal a equals to new animal, right? For the dog, the bark method will come d dog bark, d dot speak method will come up. But for animal a, there is nothing called as a speak method. So inheritance is always flowing from the parent, it will flow to the child, but from the child it will not flow back to the parent. Okay? So what is inheritance? Inheritance basically what it does, I'll have to go and comment this line, and I'll have to go and run this, run as animal is eating, barking, right? So inheritance allows the parent code to be used by the child code. So इससे अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा फायदा इनहेरिटेंस का क्या है, इनहेरिटेंस का दो मेन फायदे मुझे अभी सबसे सामने क्लियर दिखाई दे रहे हैं। क्या? जब आप इनहेरिटेंस यूज करते हो तो सबसे पहले यू आर एबल टू मेंटेन द रिलेशनशिप, इट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप। और किस टाइप का रिलेशनशिप है वो है पेरेंट और
चाइल्ड का रिलेशनशिप, और वो है हायरार्किकल रिलेशनशिप। इस दो टाइप के रिलेशनशिप है वो, दैट्स नंबर 1। और दूसरा क्या कि अगर जैसे ही आपने पेरेंट के अंदर में एक कोड लिख दिया, राइट, लेट्स से दैट आई हैव अ एनिमल, और मुझे पता है कि हर एक एनिमल के अंदर में एक मेथड होना चाहिए ईट का और स्लीप का, और लेट्स से दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, डॉग एक एनिमल है, कैट एक एनिमल है, टाइगर एक एनिमल है। अब अगर इनहेरिटेंस नहीं होता तो मुझे डॉग के अंदर में ईट वाला मेथड लिखना होता, कैट के अंदर में जाके फिर से लिखना होता, टाइगर के जाके फिर से लिखना होता। नाउ जब मैंने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कर दिया तो जो भी कॉमन मेथड्स है आई कैन गो एंड पुट एट वन प्लेस एंड देन दैट विल ऑटोमेटिकली कम टू ऑल द चाइल्ड्स। तो जब इनहेरिटेंस यूज करते हो इससे ऑल्सो आपका क्या होता है फायदा, कोड का रीयूज होता है। व्हाट यू सी, यू गेट अ रीयूज ऑफ द कोड, दैट्स अनदर एडवांटेज ऑफ यूजिंग द इनहेरिटेंस। फेयर इनफ। कम बैक करते हैं, कुछ और थोड़ी चीज आपको बता दूं। देखो नॉर्मली पेरेंट के पास जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें बच्चों के पास चली जाती हैं, बट हर एक इंसान का भाई एक तो कुछ तो लाइफ है, कुछ तो पर्सनल चीज़ें, देयर फ्यू थिंग्स, फॉर एग्जांपल परेशान या टेंशंस, ये आपके पेरेंट्स अपने तक ही रखते हैं, वो आप तक नहीं पहुंचाते। तो मान लो सेम चीज़ अगर मैं रेप्लिकेट करना चाहूँ प्रोग्रामिंग की दुनिया में कि पेरेंट क्लास में देयर हैज़ टू बी सम मेथड जो वो नहीं चाहता है कि चाइल्ड क्लास के पास आ पाए, कैसे होगा वो? उसके लिए हम लोग यूज करेंगे, लेट्स मी गो एंड ओपन माई एक्लिप्स। मान लीजिए एनिमल क्लास के पास कुछ एक मेथड है which it doesn't want for the child class to go. Let me go and call this method as public void and let me go and call it as secret method. और मैं इसमें बोल दूँ sys out अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला मेथड चाइल्ड को ना मिले तो मैं इसको सिंपल कर दूंगा कि ये दोस्त प्राइवेट है, ये सिर्फ मेरे तक ही रहेगा, इट विल नॉट गो टू द चाइल्ड, आई गो एंड मेक इट प्राइवेट। तो जैसे ही प्राइवेट कर दूंगा और यहाँ पे अगर मैं डॉग के लिए कॉल करने की कोशिश करूँगा डी डॉट सीक्रेट, जो भी यहाँ पे मेथड है इसको कॉपी कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे रन करने की कोशिश करूँ उसको वो विजिबल ही नहीं होगा, इट विल नॉट बी विजिबल। सो वी गोइंग ट्राई टू रन दिस, ये तो मुझे कंपाइलेशन एरर ही दे देगा यहाँ पे, बिकॉज ये वाला तो देख रहे हो आप यहाँ पे जावा लैंग एरर अनरिजॉल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज जो चीज़ें प्राइवेट होती है वो इनहेरिटेंस में बचपन तक, बच्चों तक, चाइल्ड क्लासेस तक नहीं पहुँच पाती है। तो दिस इज द एरर एट दिस लाइन। अच्छा सर, अभी तो हमने देखा इनहेरिटेंस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द क्लास एंड द क्लास। लेट्स ट्राई टू सी द सिमिलर एग्जांपल बिटवीन द इंटरफेस एंड द क्लास। लेट मी गो एंड कमेंट दिस आउट। तो इंटरफेस कैसे बनाते हैं, हमने ऑलरेडी इंटरफेस के बारे में देखा था। इंटरफेस लिखते कैसे हैं, एक सेकेंड, इंटरफेस कैसे लिखते हैं हमने ऑलरेडी देखा था एग्जांपल जब हम एब्स्ट्रैक्शन के बारे में देख रहे थे। नाउ हियर वी गोइंग क्रिएट अनदर क्लास, न्यू क्लास, and I'll go and call something called as let's say that birds, and since it is an interface so I should go and call it as interface, and the bird has a method something called as public void, and let's say that fly. I know that every bird should fly, it's just now since it is an interface, I cannot go actually and implement this, so I have to go and provide it as an abstract. And now what I do, let me go and create a new class, file new class, and let me go and call it as parrot. So what I go and do this, parrot implements birds, and what I go and do now is add an implemented method. So whenever we have to go on the interface, you know, whenever we have interface, जब भी आपके पास interface है और inheritance आप वहाँ पे present करना चाहते हो, तो दो एक interface पहले आप ले लो एक interface ऊपर और नीचे में ले लो आप एक class. So interface और class के बीच में जो relationship है
पेरेंट चाइल्ड का बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कीवर्ड इम्प्लीमेंट्स। एंड नॉर्मली इंटरफेस के अंदर जो मेथड्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, तो जब भी आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे क्लास के अंदर तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उसको इम्प्लीमेंट करना ही होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ फ्लाई के अंदर में, और इसको मैं बोलता हूँ passes out and then we can call it as parrot is flying। पर मानो कोई स्टेट है जो कॉमन स्टेट में इस बर्ड के अंदर में अगर मैं डाल दूँ, फॉर एग्जाम्पल दैट व्हाट इज द कंट्री ऑफ दिस बर्ड, लेट्स से दैट पब्लिक स्ट्रिंग एंड कंट्री इक्वल्स टू इंडिया। तो ये जो पेरेंट है उसमें भले ही मैंने फुल कंट्री का नहीं डाला है, पर अगर मैं टेस्ट यहाँ पे बनाऊंगा, राइट, इफ आई गोइंग टू डिफाइन एंड आई गोइंग कॉल इट एज पैरट ए इक्वल्स टू न्यू पैरट, तो इस पैरट के पास कंट्री होगा बॉस, देख लेते हैं। सिस आउट पे डॉट कंट्री, इफ आई गोइंग रन दिस, रन एज जावा एप्लीकेशन, इट इज प्रिंटिंग इंडिया, ठीक है। तो भले आप इंटरफेस यूज़ करो या फिर आप यूज़ करो क्लास, जब भी आप इनहेरिटेंस करोगे, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप करोगे, तो यू विल ऑलवेज एंड अप getting the attributes, getting the state, getting the methods, behaviors of the parent class into the child class. So ये था सर inheritance, पहला type of a relationship which is more of like a parent child relationship, ठीक है ना। ये कौन सा relationship है? parent child relationship। अब एक और type का relationship होता है जिसको हम कहते हैं possession। For example, if a person has a car, right, the person owns the car, ownership, so this is the type of a relationship which is more of like a possession. I have a car. So the two objects in Java or any object oriented programming language, they also have another type of relationship which is not parent child, which is not hierarchical, but they are more of like a ownership, possession. For example, I can go and say that let's say that I have a class C1 and I have a class C2, और यहाँ पे अगर मैं हैज़र टेस्ट को बीच में डाल दूँ, हैज़र, और आप आंसर करने की खुद को कोशिश करिए C1 हैज़र C2, अगर यहाँ पे वैल्यू ट्रू है तो मैं कहूँगा कि भैया यहाँ पे एक अलग टाइप का रिलेशनशिप है जहाँ पे C1 C2 को पोजेस करता है, और इस टाइप के रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं कंपोजिशन। इस टाइप के रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं सर कंपोजिशन। और अगर फॉल्स है तो इसके बीच में कोई पोजीशन नहीं है, देयर कुड बी नो कंपोजिशन हियर इटसेल्फ। बढ़िया, समझ में आ रहा है, कूल है। सो फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ, एक ऑब्जेक्ट है आपका पर्सन और दूसरा ऑब्जेक्ट है आपका मान लीजिए कार, इन दोनों के बीच में एक डाल देते हैं क्वेश्चन मार्क हैज़ा का। सो अगर इसका आंसर ट्रू है मतलब कि दोस्त यहाँ पे है आपका कंपोजिशन, अगर इसका आंसर फॉल्स है मतलब नहीं, राइट। इस कंपोजिशन को हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। द वर्ल्ड ऑफ द प्रोग्रामिंग कंपोजिशन इज मोस्टली जावा में, जैसे अपन प्रोग्रेस करेंगे, डीएसए वगैरह खत्म करेंगे और कोडिंग करना चालू करेंगे, एप्लीकेशन बनाना चालू करेंगे, तो आप देखोगे कंपोजिशन पे ही काफ़ी सारी कोडिंग होती है। और जब आप कंपोजिशन प्रेफर करते हो उस टाइप के कोड को कहते हैं हम लूजली कपल्ड कोड। पर लूजली कपल कोड में जब आप कंपोजिशन करते हो उसके भी अलग अलग तरीके, आगे जब एडवांस सेक्शन में मूव करेंगे तो और डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए आई थिंक इतना सही है आपके लिए टू अंडरस्टैंड व्हाट कंपोजिशन इज। कोड करके देख लेते हैं। सो आई गो टू माई एक्लिप्स, और एक्लिप्स में एक क्लास बनाते हैं, फाइल न्यू क्लास, एंड लेट मी गो एंड कॉल दिस एज पर्सन क्लास, और एक और क्लास बना लेते हैं यहाँ पे, क्लास कॉल एज कार। कार की कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, फॉर एग्जांपल इट कुड हैव, द कार शुड हैव अ नेम, इनकैप्सुलेशन हमको फॉलो करना चाहिए हमेशा, तो आई शुड गो एंड मेक इट एज प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, एंड देन आई शुड गो एंड से दैट प्राइवेट इंट कलर। लेट्स से ये दो एट्रीब्यूट्स हैं कार के, और कुछ बिहेवियर्स भी हैं, मान लो पब्लिक, इसके सेटर्स एंड गेटर्स बना देता हूँ ताकि प्रॉपर्ली ये फॉलो कर पाए। सो आई गो टू द सोर्स एंड क्लिक ऑन द जनरेट गेटर एंड सेटर्स, ये और ये दोनों सेलेक्ट ऑल, जनरेट,
तो ये कार हो गया और ये पर्सन क्लास हो गया। अब यहाँ पे ही एक और काम करते हैं, आई शुड add one more method। एक मेथड कर देता हूँ public void and let me go and call it as accelerate, और यहाँ पे लिखता हूँ sys out accelerating the car। फिर और पर्सन के अंदर अगर मुझे कंपोजिशन करना है तो यहाँ पे होना चाहिए प्राइवेट, पर्सन को कुछ नाम डाल दो पहले, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम private int age, and then I should have the private car and what I should do is that private है तो getter setters बना देते, source पे जाने के बाद I will go and click on the getters and setters, let me select all of them, click on the generate, and then I have this person class also ready। ठीक है सर, तो यहाँ पे जो आपको अभी दिख रहा है, राइट, स्क्रीन पे जो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है बॉस, कि मैंने दूसरे कार ऑब्जेक्ट को इसमें कंपोज कर दिया है, इसी को हम कहते हैं कंपोजिशन। और इसलिए कर पाए बिकॉज अगर पर्सन और कार के बीच में अगर मैं हैज़ अ टेस्ट लगा दूँ तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी ट्रू, और चूंकि इसकी वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भैया कंपोजिशन अप्लाई होता है। तो इसके साथ हमने जो भी रिलेशनशिप है पेरेंट चाइल्ड टाइप की, पोजीशन टाइप की, वो दोनों चीज़ें हमने कर ली। अब अगला और लास्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जो बचा, जो सबसे ज़्यादा इंटरव्यूअर्स का फेवरेट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक का सबसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बट आई विल मेक श्योर दैट वी मेक इट इजी, पर इंटरव्यू के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट, द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स OOPS कॉन्सेप्ट इज polymorphism। पॉलीमॉर्फिज्म कंप्राइज्ड ऑफ टू वर्ड्स, एक वर्ड है मेरा पॉली और दूसरा वर्ड है मॉर्फ। पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, मॉर्फ का मतलब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। सो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मल्टीपल फॉर्म्स, फेयर इनफ। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होगा, मल्टीपल फॉर्म्स, दैट्स द होल मीनिंग ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज। ठीक है, अब ये रियल वर्ल्ड से कैसे रिलेटेड है सर? रियल वर्ल्ड में अगर आपकी मैं बात करूं तो एज अ ह्यूमन वी, इवन दो वी आर द सेम गाय, बट वी बिहेव डिफरेंटली इन फ्रंट ऑफ डिफरेंट पीपल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जिस तरीके से अपने मॉम डैड के साथ बिहेव करता हूँ, दैट्स अ टोटली डिफरेंट बिहेवियर। जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ बिहेव करता हूँ, दैट्स अ डिफरेंट बिहेवियर। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बिहेव करता हूँ, दैट्स अ डिफरेंट बिहेवियर। जैसे मैं अपने पार्टनर के साथ बिहेव करता हूँ, दैट्स अ टोटली डिफरेंट बिहेवियर। सो डिपेंडिंग ऑन विच कॉन्टेक्स्ट यू आर, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है सर, राइट, इन द रियल वर्ल्ड। अब इसी चीज़ को मैं जब प्रोग्रामिंग की दुनिया में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, राइट, कि डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट क्या है उस तरीके से ऑब्जेक्ट बिहेव करे, तो मैं उसको बोल देता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म। फेयर इनफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है, ये जो पॉलीमॉर्फिज्म आपको दिख रहा है ना बॉस, ये दो तरीके का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। एक हम लोग कहते हैं स्टैटिक और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और दूसरा कहलाता है डायनेमिक या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। दो टाइप के हैं, पहला स्टैटिक और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा है डायनेमिक या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एक एक करके दोनों देख लेते हैं। कई दफ़ा आपसे टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म ही पूछ लिया जाता है इंटरव्यूज में। पहला है स्टैटिक या कंपाइल टाइम, स्टैटिक या कंपाइल टाइम।
ठीक है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को एग्जिबिट करने के लिए, चलाने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसको हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। क्या होता है मेथड ओवरलोडिंग, एक एग्जांपल से समझने। तो चलिए कोड से ही चालू करते हैं। तो लेट मी गो एंड ओपन माय एक्लिप्स और यहाँ पे आके एक मैं फोल्डर बना लेता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है, तो जैसे मेरा इमेज था, इसके अंदर मैंने एक और पैकेज बना लिया और मैं इसको बोलता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, और ये सब बंद कर देते हैं and let me go and create a new class and let me go and call this class as maths util class। ठीक है, इसको मैनुअलाइज कर देते हैं। मैंने मान लीजिए एक मेथड पहले लिखा int add and then it takes two numbers int a int b and then I go and return a plus b। ठीक है, एक बार और फिर से मैंने ये मेथड लिख लिया int a and int a int b int c। and then I return a plus b plus c। तो जब भी एक क्लास में आपके पास एक से ज़्यादा मेथड हो और उनके नाम अगर सेम हो, जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले केस में जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आपको मेथड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिस इज द मेथड नंबर 1, दिस इज द मेथड नंबर 2, two methods with the same name but the different parameters, right? So अगर आपके क्लास में दो मेथड्स हैं, दोनों मेथड के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, तो मैं इसको बोलता हूं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग, दिस इज कॉल्ड एज मेथड ओवरलोडिंग। नाउ अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड भी लिख दूँ, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन एंड देन स्ट्रिंग args, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना लूँ, मान लो मैथ्स यूटिल का, मैथ्स यूटिल इक्वल्स टू न्यू मैथ्स यूटिल, और मैं यहाँ पे लिखूँ मैथ्स यूटिल डॉट एड 5,6, तो ये वर्कआउट हो रहा है। अगर मैं लिखूँगा मैथ्स यूटिल डॉट एड 5,6,7 तो ये वर्कआउट हो रहा है। और इसी समय मैं अगर लिख दूँ मैथ्स यूटिल डॉट एड और मैं यहाँ पे लिख दूँ 5.6, 7.8 और यहाँ पे लिखूँ, तो ये वर्कआउट नहीं हो रहा है, राइट? तो इवन बिफोर आई रन द कोड, कंपाइलेशन के टाइम पे ही भले ही दोनों मेथड्स जो मुझे दिख रहे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों का नाम भले ही सेम है, पर डिपेंडिंग ऑन क्या आर्गुमेंट में पास कर रहा हूँ, एट द कंपाइल टाइम इटसेल्फ मुझे पता है कि कौन से मेथड को टारगेट कर रहा है। अगर मैं 3 आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ तो इसको टारगेट कर रहा है, अगर मैं ये पास कर रहा हूँ मतलब कोई अवेलेबल ही नहीं है। कंपाइल टाइम में मुझे पता चल जा रहा है कि भले ही मेथड्स के नेम सेम है, मेथड ओवरलोडेड है, बट आई एम नॉट एबल टू रीच देम बिकॉज आई नो इट इज नॉट प्रेजेंट। दिस इज कॉल्ड एज सेम नेम बट डिफरेंट बिहेवियर। नाम ऐड है पर जब 2 आर्गुमेंट तो 2 नंबर को ऐड करता है, 3 आर्गुमेंट तो 3 नंबर को ऐड करता है। जब आप डिफरेंट आर्गुमेंट देते हो, अगर अवेलेबल नहीं है तो एरर थ्रो करता है। इसको ही हम लोग बोल देते हैं सर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म तो जरूरी है ही, पर एक और पर्सपेक्टिव जो आपको जानना चाहिए विच इज वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसकी मेथड ओवरलोडिंग। कई दफ़ा इंटरव्यू में ये क्वेश्चन ही आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या है बॉस? जब एक क्लास में एक ही मेथड का नाम हो पर अलग अलग सिग्नेचर्स हो उसके, तो उसको हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग के फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अपने दिमाग में इसको छाप लीजिएगा। पहला क्या, मेथड ओवरलोडिंग होने के लिए मेथड के सेम नेम होने जरूरी है, दे नीड टू हैव द सेम नेम, दैट्स नंबर 1। What is number 2? The method should have different parameters. So for example,
इसमें 2 पैरामीटर है, इसमें 3 पैरामीटर, तो दे शुड हैव अ डिफरेंट पैरामीटर्स। अब जब मैं बोलता हूँ डिफरेंट पैरामीटर, तो दैट कुड बी द नंबर ऑफ पैरामीटर्स और द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बार और आपको बोल दूँ int, and then I can go and say that int a comma double b, and then I go and return a plus b here, और इसको मैं int में कास्ट कर देता हूँ। अभी जो मैंने इसको किया, मैंने एक टाइप को दूसरे टाइप में कास्ट करने की कोशिश, उसको हम कास्टिंग कहते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे जो भी वैल्यू है इसको मैंने int पे कास्ट करके रिटर्न कर दिया। तो ये में क्या, इसमें भी 2 पैरामीटर्स हैं और यहाँ पे भी 2 पैरामीटर्स हैं, बट डिफरेंट है बिकॉज टाइप ऑफ बी इज नो डबल। तो डिफरेंट पैरामीटर दे शुड बी आइदर इन टर्म्स ऑफ द काउंट, काउंट उनका अलग अलग हो, या तो फिर उनका टाइप अलग अलग हो। दैट्स द पॉइंट नंबर 2। तीसरा पॉइंट जो मेथड ओवरलोडिंग का होता है वो होता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप कैन बी सेम और रिटर्न टाइप कुड बी डिफरेंट, राइट, बट जस्ट रिटर्न टाइप या मेथड ओवरलोडिंग नहीं कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल आई कैनॉट गो एंड से कि मैं एक और मेथड लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डबल add, and then I go and pass int a, int b, and then I go and return a plus b, और इस दोनों को कास्ट कर देते हैं डबल में। I cannot do this, यहाँ पे मेरे को एरर दिखा रहा है, मैं ऐसा बना ही नहीं सकता, बिकॉज अगर पैरामीटर सेम है मेथड का, तो हाउ विल आई डिसाइड कि मैं 2 इंटीजर्स को ऐड करना है। अगर मैं कॉल करता हूँ ये मेथड ऐड 5,6, तो मैं इसको कॉल करूँगा या इसको कॉल करूँगा, हाउ डू आई डिसाइड? तो सिर्फ रिटर्न टाइप के बेसिस पे वी कैन नॉट डू द ओवरलोडिंग, कांट डू ओवरलोडिंग जस्ट ऑन डिफरेंट रिटर्न टाइप। और ये जो मेथड ऑफ लोडिंग होता है ये सारा कुछ आपका कंपाइल टाइम डिसीजन होता है, कंपाइल टाइम डिसीजन, और इसी वजह से इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में भी हेल्प कर रहा होता है। सो दिस इज द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। इसको हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। लेट्स ट्राई टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, द पॉलीमॉर्फिज्म व्हिच इज कॉल्ड एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। लेट्स गो बैक to my blackboard and let's talk about another important concept which is very handy, which is called as run time polymorphism. रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा पॉलीमॉर्फिज्म, इसको हम ऑल्सो कहते हैं डायनामिक, which is being exhibited at the runtime. और normally runtime polymorphism को support करने के लिए we need to have something called as inheritance. तो पहले runtime polymorphism होगा, उसको support करने के लिए जो concept है उसको हम कहते हैं inheritance, और inheritance की वजह से एक चीज़ आती है सामने, उसको हम कहते हैं method overriding. What does that mean? मान लीजिए आपके पास कोई क्लास है, क्लास एनिमल, एनिमल के अंदर में एक मेथड है eat. So we have a class animal and it has a method called as eat. और मान लीजिए इस क्लास को इनहेरिट कर रहा है क्लास डॉग, and dog also has a method called as a eat. तो जब पेरेंट क्लास में जो मेथड है वही मेथड आप फिर से ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर देते हो चाइल्ड क्लास में, उसको हम कहते हैं यू आर ओवरराइडिंग इट, ओवरराइडिंग। रियल वर्ल्ड में भी कॉमन है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके दादाजी ने, राइट, आपके ग्रैंड पेरेंट ने एक पुश्तैनी घर बनाया, फिर जैसे आपके पिताजी ने पैसे अर्न किए, खूब सारा मेहनत करा,
तो फिर उन्होंने सोचा कि इस घर को और बड़ा बनाते हैं, एडवांस बनाते हैं, तो उसी घर को उन्होंने रिपेयर करके अच्छा सा और आलीशान बंगला बना दिया। मैं आशा करता हूँ कि आप भी खूब नाम कमाएं, खूब पैसे कमाएं, और मे बी वो जो प्रॉपर्टी है उसको आप और बेटर करें। तो जब सेम चीज़ को और बेटर करते हो उसको आप ओवरराइड करते हो, राइट? दिस इज कॉल्ड एज मेथड ओवर राइडिंग। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इफ आई गो टू माई एक्लिप्स and let me go and define a class file new, and let me go and call this class as the animal class. Animal class के अंदर में एक मेथड है मेरे पास public static void eat, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ sys out, and let me go and call it as animal is eating. Fair enough. और उसके बाद मैं एक और क्लास लिखता हूं यहाँ पे, दूसरा क्लास डॉग, एंड डॉग एक्सटेंड्स एनिमल। एनीवे अगर डॉग एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है तो एनिमल के अंदर में जो मेथड है ईट, वो डॉग के पास आ जाएगा। पर डॉग ने बोला कि भाई मैं तो अपने तरीके से ईट करूंगा, मैं कोई जनरलाइज तरीके से ईट नहीं करूंगा, तो डॉग ने यहाँ पे ओवरराइड कर दिया। तो मैं बोलूँगा पब्लिक, और इसको मैं ना ऑब्जेक्ट मेथड बनाता हूँ, स्टैटिक हटा देते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट लगते हैं वो ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, वो क्लासेस पे लगते नहीं है। तो आई शुड गो एंड ईट समथिंग पब्लिक void ईट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया sys out, और मैं इसको बोल रहा हूँ डॉग इज ईटिंग। तो अभी बॉस हमने जो ये चीज करा, राइट, just now what we have done is that we have this animal class and then this is a dog class, animal, this is dog, animal also has a eat method, dog also has a eat method. तो dog ने जो animal से inherit कर लिया ये eat वाला method, इसको ही मैं कहता हूँ method overriding, method overriding, ठीक है। और इसके हेल्प से मुझे पॉलीमॉर्फिज्म मिलेगी। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक है एनिमल क्लास, साथ में आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो, ये सारे कोड लिख लो यार, साथ में लिखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एनिमल के अंदर मेरे पास एक है डॉग, और एक और मैं बना लेता हूँ कैट, क्योंकि बिकॉज डॉग इज ऑल्सो एनिमल एंड कैट इज ऑल्सो। अगर मैं इज़ अ टेस्ट करूँगा तो ये भी ट्रू आएगा, और यहाँ पे इज़ अ टेस्ट करूँगा तो ये भी ट्रू आएगा। तो डॉग इज ऑल्सो एनिमल, कैट इज ऑल्सो एन एनिमल, राइट। तो मैं यहाँ पे कैट भी लिख लेता हूँ। लेट मी गो एंड राइट द कैट ऑल्सो। सो आई गो एंड सेंड द क्लास cat extends animal, and then I go and write that public void eat, and then I go and say that sys out cat is eating, ठीक है। अब एक implementation वाला मेथड बनाते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। लेट मी गो एंड डिफाइन अ न्यू क्लास फाइल न्यू, लेट मी गो एंड क्लास कॉल अ क्लास कॉल एज अ, एक नया क्लास बनाते हैं जिसको हम बोल देते हैं फाइल न्यू क्लास, लेट मी कॉल अ ऐप क्लास, लेट मी गो एंड डिफाइन इट एज पब्लिक static void main string args। अपने पास क्या है? पब्लिक स्टैटिक void main string args। परफेक्ट बॉस, ये तो सारी चीज़ें आ गई हैं। अब इसमें क्या करेंगे? आई हैव दिस एनिमल क्लास, आई हैव दिस ऐप क्लास, सेव कर देते हैं इसको, और यहाँ पे मैं पहले बनाता हूँ। आई कैन गो एंड राइट एनिमल A1 इक्वल्स टू न्यू एनिमल। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगर लिखूँ एनिमल A2 इक्वल्स टू न्यू डॉग,
इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिकॉज एवरी डॉग इज एनिमल। तो अगर मैं डॉग का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, अगर मैं डॉग का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सर, तो एवरी डॉग इज एनिमल। आई कैन गो एंड से दैट एवरी डॉग इज एन एनिमल। तो मैं एक डॉग ऑब्जेक्ट को एनिमल के रेफरेंस से तो प्रेजेंट कर ही सकता हूँ, लॉजिकल लग रहा है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डॉग डी इक्वल्स टू न्यू एनिमल? क्या मैं लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। हर जानवर कुत्ता है। It's not right, because a few of the animal could be a cat also, and cat is not dog. So this is not allowed. So you can always reference child object with a parent type, right? So I can go and say that एक डॉग ऑब्जेक्ट को आप एनिमल रेफरेंस से कर सकते हो, एक कैट ऑब्जेक्ट को भी आप एनिमल रेफरेंस के साथ कर सकते हो। तो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी रिमूव दिस, एंड इसको मैं तो रिमूव कर देता हूँ सर, इसको हटा देते हैं यहाँ से, एंड लेट मी गो एंड कॉल इट एज एनिमल A3 इक्वल्स टू न्यू कैट। अब ये तीनों टाइप ऑफ द वेरिएबल्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे सर ध्यान से, A1 इज ऑल्सो एनिमल, A2 इज ऑल्सो एनिमल, A3 का भी जो टाइप है वो एनिमल ही है। पर अगर यहाँ पे मैं मेथड रन कर दूँ A1 डॉट ईट एंड आई कैन राइट A2 डॉट ईट, और यहाँ पे लिख दूँ मैं A3 डॉट ईट, क्या बताएंगे मुझे कि क्या प्रिंट होगा? पॉज करिए, कमेंट में लिख के बताइए मुझे कि क्या होता है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, लेट्स ट्राई टू गो एंड रन दिस, A1.eat जो है वो प्रिंट कर रहा है एनिमल इज ईटिंग, जबकि A2.eat जो है वो प्रिंट कर रहा है डॉग इज ईटिंग, और A3.eat जो वो प्रिंट कर रहा है कैट डॉट ईटिंग। तीनों का जो टाइप है बॉस वो सेम ही है, A1 इज ऑल्सो एनिमल, A2 इज ऑल्सो एनिमल, A3 इज ऑल्सो एनिमल, बट डिपेंडिंग ऑन की रन टाइम पे उसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट इंजेक्ट हुआ है। A1 के अंदर एनिमल वाला ऑब्जेक्ट गया है, A2 के अंदर डॉग का ऑब्जेक्ट गया है, A3 के अंदर कैट वाला ऑब्जेक्ट गया है, तो ये प्रिंट कर रहा है एनिमल इज ईटिंग, दूसरा प्रिंट कर रहा है डॉग इज ईटिंग, तीसरा प्रिंट कर रहा है कैट इज ईटिंग। और इसी चीज को हम कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तीनों वेरिएबल A1, A2, A3 तीनों के टाइप सेम, बट रन टाइम पे क्या उसमें इंजेक्ट हो रहा है विल डिसाइड की हाउ इट विल बिहेव। इसी को हम सर कह देते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एक और अच्छे तरीके से अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं कि मान लीजिए एक मेथड में इसके अंदर बनाता हूं कॉल एज फीडिंग एनिमल, राइट, फीडिंग पब्लिक वाइड फीड एनिमल, और इसके अंदर मैं पास कर दूं एनिमल ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा एनिमल डॉट ईट, है ना सर। अब यहाँ पर इसको मैं अगर रिमूव कर दूं और मैं इस मेथड को कॉल करूँ फीड एनिमल, फीड एनिमल को करने की बिकॉज इसको मैं स्टैटिक कर देता हूँ, स्टैटिक, और मैं फीड एनिमल को पास करने की कोशिश करूँ फीड एनिमल, राइट। तो यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन मैं A1 पास करूँगा विच इज़ एनिमल ऑब्जेक्ट, तो ये प्रिंट करेगा एनिमल इज ईटिंग। पर अगर मैं पास कर दूँ, अगर आप देखो ये फीड एनिमल का टाइप क्या है, एनिमल है, पर चूंकि ये पेरेंट है उसके बदले में मैं चाइल्ड ऑब्जेक्ट भी पास करूँ। अगर मैं एनिमल ऑब्जेक्ट पास करूँ तो एनिमल होगा, अगर मैं डॉग का ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा तो शुड गो एंड प्रिंट डॉग इज ईटिंग। अगर मैं यहाँ पे कैट का ऑब्जेक्ट पास कर दूँ तो ये कैट इज ईटिंग बोलेगा। तो इस तरीके से व्हाट डू वी सी, इसी दोस्त को कहते हैं, एक ही मेथड आपने बनाया, उसमें टाइप है जो वो पेरेंट टाइप आपने डाल दिया, डिपेंडिंग ऑन कौन सा ऑब्जेक्ट आप इंजेक्ट करें, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट इंजेक्टेड एट रन टाइम, ये जो पूरा मेथड का बिहेवियर है दैट चेंजेस, और ये जो पूरा मेथड का जो बिहेवियर वो चेंज हो जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं सर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो अगली दफ़ा अगर ये इंटरव्यू में आपसे कोई पूछता है
तो ये पूरा एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे ही लिख करके समझाना, दैट्स वेयर द इंटरव्यू विल गेट इम्प्रेस्ड। और ये सारी चीज़ें आप जब आके कोडिंग करोगे, आगे जब एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको एनीवे हेल्प करेगी, यूज़ में रहेगी आपके। तो इसी के साथ सर हमारा ये वाला वीडियो खत्म होता है। हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल को काफ़ी थॉरो तरीके से कर लिया है। अगर आप पिछले 2 वीडियोस को मिला दो तो सारे कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, कंपोजिशन, वो सारे कॉन्सेप्ट हमने अच्छे तरीके से कर लिए। आई होप आपको मज़ा आया, आपको इंटरेस्टिंग लगा और आपने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। आगे आने वाले दिनों में विल कंटिन्यू लर्निंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जावा, फिर डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम करेंगे, फिर पूरे इकोसिस्टम ऑफ जावा डेवलपमेंट में विल एंटर दैट, विल डू दैट इन अ फेज मैनर। इसको और बेटर तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मोर अनाउंसमेंट विल बी कमिंग सून, प्लीज स्टे ट्यून्ड इन, कीप ऑन लविंग। आपके कमेंट्स में हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। थैंक्स फॉर राइटिंग सो लवली कमेंट्स टू मी। कीप सपोर्टिंग द लव एंड आई विल मेक श्योर दैट कि मैं आपके लिए अमेजिंग कॉन्टेंट्स बना कर लाता रहूँ। थैंक यू।